वेलकम टू इंग्लिश रॉक। आज हम लोग क्लास 10 की फर्स्ट राइट बुक का पोयम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स पढ़ने वाले हैं, विच इज रिटन बाय कैरोलिन वेल्स। तो सपोज आप जंगल में जा रहे हो और जंगल में अचानक आपको अलग अलग तरह के जानवर अलग अलग पॉइंट पे दिखने लगे, तो आप कैसे उन जानवरों को गेस करोगे, कैसे उन जानवरों को जज करोगे? क्योंकि हर जानवर की एक खासियत, एक कैरेक्टरिस्टिक होती है जो स्पेसिफिक उसी जानवर में पाई जाती है। इसी चीज को बड़े ही फनी और ह्यूमरस वे में कैरोलिन वेल्स ने क्लास 10 की फर्स्ट राइट बुक पोयम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स में स्टूडेंट्स को समझाने की कोशिश किया। तो आज हम लोग इसी पोयम को समझेंगे, पोएटिक डिवाइसेस से लेकर राइमिंग स्कीम तक, ईच एंड एवरीथिंग व्हिच वी विल कम टू नो अबाउट दिस पोयम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। इस पोयम के 6 स्टैंजा हैं और हर स्टैंजा में 6 लाइन है। तो इफ वी कम टू द नेम ऑफ द पोयम, लाइक पोयम का नाम ही है कि हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। तो टेल का यहाँ पे मतलब है आइडेंटिफाई। हम जज कैसे करेंगे कि कौन सा एनिमल किस तरह का है, उसी की कुछ खासियत को बताया गया। चाहे वो एशियन लायन हो सकता है, बंगाल टाइगर हो सकता है, या वो क्रोकोडाइल, चमेलियन, हाइना, बहुत तरह के एनिमल्स है जिसको यहाँ पे समझाया गया। और कैरोलिन वेल्स ने लिखा है। लिटरेचर में कभी कभी राइटर के नाम भी पूछने आते हैं एग्जाम में, तो इसके लिए आप राइटर का नाम भी याद रखें। नाउ कमिंग टू द फर्स्ट स्टैंजा, if we look at the words, if you ever should go by chance to the jungles in the east, if you ever should go by chance to the jungle in the east, मतलब कि अगर आप कभी ईस्ट के जंगल में चले जाते हो बाई चांस, if you ever should go by chance to the jungle in the east and if there should to you advance a large and 20 beast, it means कि आप ईस्ट के जंगल में जाते हो और वहां पहले ही से एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस, यानी वहां एडवांस में पहले ही से ए लार्ज एंड 20 बीस्ट, एक काफी विशाल और बड़ा लार्ज एंड 20 बीस्ट। बीस्ट का मतलब होता है एनिमल। एक एनिमल पहले ही से आपका इंतजार कर रहा हो। इफ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग, और इस तरीके से आपके ऊपर दहाड़ता हो, चिल्लाता हो। और रोर तो वी ऑल नो कि किसकी साउंड है। इफ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग, जैसे कि आप मरने ही वाले हो, इतना ज्यादा आप उसकी चीख से डरने लगते हो। You will know it is the Asian lion, और आपको समझ में आ जाएगा ये कौन है। It is the Asian lion। तो पहले स्टैंजा में हमें बताया गया एशियन लायन के बारे में किस तरीके से। If you ever should go by chance, अगर आप कभी, यानी राइटर रीडर्स को कह रहे हैं, हमें कह रहे हैं, if you ever should go by chance, अगर आप कभी बाई चांस ईस्ट के जंगल में चले जाते हो, यानी ईस्ट साइड वाले जंगल में, and if there should to you advance, और वहां पहले ही से एडवांस में एक एनिमल आपका इंतजार कर रहा है, और वो एनिमल कैसा होना चाहिए? एक लार्ज एंड 20 बीस्ट, काफी विशाल और बड़ा एनिमल। एंड इफ ही रोर्स एट यू, और वो आप पे चिल्लाए, दहाड़े, और जिसे सुनते ही आप डर जाओ, एज यू आर डाइंग, यू विल नो इट इज द एशियन लायन। और आपको समझ में आ जाएगा, यू विल कम टू नो, यू विल गेट टू नो कि ये और कोई नहीं बल्कि एशियन लायन है। तो अगर इस पोएम की आप राइमिंग स्कीम को देखें तो चांस साउंड सिमिलर टू एडवांस एंड ईस्ट साउंड सिमिलर टू बीस्ट। देखिए ईस्ट एंड बीस्ट साउंड सिमिलर कर रहा है, और चांस और एडवांस का भी साउंड सिमिलर है। अगेन यहाँ देखिए डाइंग है, एज यू आर डाइंग, लेकिन डाइंग को DYIN लिख के छोड़ दिया गया है। क्यों? ताकि इसका जो रिदम है, इसकी जो राइमिंग है, वो लाइन से बरकरार है। टू मेंटेन द रिदम, राइटर ने रिदम को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे जी नहीं लगाया है। ये एक पोएटिक लाइसेंस है जो सारे पोएट को, सारे राइटर को मिला हुआ होता है। वो थोड़ा ग्रामेटिकली अलग कर सकते हैं, वर्ड के साथ थोड़ा सा टाल मटोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे डाइन को डाइन लिखा गया ताकि लाइन के साथ इसका रिदम बन सके, डाइन एंड लाइन। तो देखिए चांस, एडवांस, ईस्ट, बीस्ट, डाइन, लाइन। तो ए एंड यहाँ पे ए बी एंड सी सी, यानी इसका राइमिंग स्कीम है ए बी एंड सी सी। ये है आपके पहले स्टैंजा का राइमिंग स्कीम। ए फॉर चांस, बी फॉर ईस्ट, अगेन ए फॉर एडवांस। तो ए यानी चांस और एडवांस साउंड सिमिलर, ईस्ट एंड बीस्ट यानी बी तो साउंड सिमिलर, एंड सी सी डाइन एंड लाइन। नाउ मूविंग टू द सेकंड स्टैंजा, जिसमें देखते हैं बंगाल टाइगर को कैसे समझाया गया। और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग अराउंड, अब कभी कभार आप यहाँ वहां भटक रहे हो, यहाँ वहां घूम रहे हो, और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग अराउंड ए नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, है ना। और चलते चलते आपकी मुलाकात एक नोबल यानी शाही जंगली जानवर से हो जाए, जो कि रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है। ए नोबल यानी एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है, और बीस्ट मतलब एनिमल। ए नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, ग्रीट्स का मतलब होता है वेलकम यू। वो आपका स्वागत नहीं करेगा, मतलब पहले ही से आपको देख के तैयार है, रेडी है। वही यहाँ पे मतलब बताया गया। ए नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू विथ ब्लैक स्ट्रिप्स, जिसके ऑन अ येलो ग्राउंड, यानी
येलो ग्राउंड विच मीन्स उसकी येलो स्किन पे काली काली छालियां हैं, ब्लैक स्ट्राइप्स है, यानी विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन येलो ग्राउंड। यहाँ पे ग्राउंड मतलब स्किन, यानी उसकी पूरी स्किन येलो कलर की है और इसमें ब्लैक कलर की छालियां विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन येलो ग्राउंड। जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, जैसे ही वो तुम्हें खाने लगे, नोटिस करो, खाने का मतलब है जैसे वो तुम पर अटैक करे, द मोमेंट ही अटैक्स यू। जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, जैसे वो तुम पे अटैक करने लगे, ये नोटिस करो कि वो एक रॉयल एनिमल है, उसकी येलो स्किन है जिसमें ब्लैक स्ट्राइप्स है। दिस सिंपल रूल मे हेल्प यू लर्न, और ये छोटा सा रूल आपको ये समझने में मदद कर सकता है द बंगाल टाइगर टू डिसर्न, ये और कोई नहीं बल्कि बंगाल टाइगर है। डिसर्न का मतलब होता है आइडेंटिफाई, आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि दिस इज नन अदर देन अ बंगाल टाइगर। तो यहाँ पे देखिए इस सेकंड स्टैंजा में हमें बंगाल टाइगर के बारे में बताया गया कि इफ समटाइम व्हेन रोमिंग अराउंड ए नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रेट्स यू, यहाँ भटकते हुए अगर कभी एक रॉयल फैमिली का जानवर आपको मिल गया, क्या उसकी खासियत है? येलो स्किन, येलो ग्राउंड पे ब्लैक स्ट्राइप्स होगा, और जैसे वो आपको खाए, आप ये तो देख ही लोगे, या जैसे वो आप पे अटैक करे आपको समझ आ जाएगा। ये आसान रूल है जिससे आप समझ जाएंगे कि वो बंगाल टाइगर है। तो अगर इस स्टैंजा की भी हम राइमिंग स्कीम को देखें तो अराउंड यू ग्राउंड, तो अराउंड और ग्राउंड साउंड सिमिलर, अगेन यू एंड यू जो सेकंड और फोर्थ लाइन में साउंड सिमिलर, एंड लर्न एंड डिसर्न ये दोनों भी सेम है। तो राइमिंग स्कीम होता है स्टैंजा के हर लाइन के लास्ट वर्ड को हम लेते हैं, तो अराउंड, ग्राउंड, यू, यू एंड लर्न, डिसर्न। तो इसका भी राइमिंग स्कीम है A B C C, which means A for around, B for you, again A for ground and B for you. तो A for same, B for same and C learn and discern. Now moving to the third stanza, अगर हम थर्ड stanza की तरफ आते हैं which is written के if strolling forth a beast you view, अगर आगे बढ़ते हुए, आगे चलते हुए, strolling का मतलब है वॉक करते हुए, if strolling forth ए बीस्ट यू व्यू, बीस्ट का मतलब एक एनिमल, एक जानवर अगर आपको दिखता है, ए व्यू, बीस्ट यू व्यू, जिस बढ़ते बढ़ते अगर आप किसी और जानवर को देखते हो, whose hide with spot, हाइड का मतलब क्या है? स्किन, जिसकी स्किन, whose hide with spots, जिसकी स्किन पे छोटे छोटे धब्बे हैं, एक स्पॉट है, इस पीपर्ड, पीपर्ड का मतलब स्कैटर्ड, पूरे स्किन पे फैला हुआ है। यानी अगर आप आगे बढ़ते हुए एक और जानवर से आपकी मुलाकात हो जाती है और उसकी स्किन पे धब्बे, स्पॉट से जो पूरे स्किन पे फैले हुए, स्पॉट इज पीपर्ड, एज सून एज ही हैज लेफ्ट ऑन यू, जैसे वो तुम पर लेफ्ट यानी अटैक करे, यहां देखिए लेफ्ट, एज सून एज ही हैज लेफ्ट ऑन यू। तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो लेफ्ट का स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है, जबकि लेफ्ट की स्पेलिंग होती है LEAPT, लेकिन पोयम में ही LEPT लिखा गया। मतलब रिदम को, राइमिंग स्कीम को, यानी यहाँ पे रिदम को मेंटेन करने के लिए राइटर ने लेफ्ट लिखा है। तो एज सून एज ही हैज लेफ्ट ऑन यू, जैसे वो आप पर अटैक करे, यू विल नो इट इज द लेपर्ड, और आपको समझ में आ जाएगा ये लेपर्ड है ना, यानी तेंदुआ जिसे हम कहते हैं। तो अगर जंगल में आगे बढ़ते हुए आपको एक एनिमल दिखे तो उसकी क्या पता है कि जिसकी स्किन पे एक स्पॉट होगा, धब्बा, और वो पूरे स्किन पे फैला हुआ, पीपर्ड मींस स्कैटर्ड, एज सून एज जैसे वो आप पे लेफ्ट यानी अटैक करे, यू विल नो इट इज द लेपर्ड, और ये एक लेपर्ड है। 12 यहाँ पे ये देखिए 12 इट मींस, फिर से शॉर्ट में लिखा गया, ये फिर एक पोएटिक लाइसेंस है, यानी इट विल डू नो गुड टू रोर विद पेन, चिल्लाने से कोई फायदा नहीं होगा, वो मर्सीलेस है, कोई रहम नहीं करेगा आप पे। तो देखिए टी से शुरू हुआ, इट विल डू नो गुड टू रोर विद पेन, चिल्लाने से, उसके आगे गिड़गिड़ाने से या माफी मांगने से या मर्सी के लिए उसको बोलने के लिए कुछ फायदा नहीं होने वाला। इट विल डू नो गुड रोर विद पेन, ही विल ओनली लेफ्ट एंड लेफ्ट अगेन, वो सिर्फ अटैक और अटैक ही करता जाएगा। तो थर्ड स्टैंजा में हमें बताया गया ल्यूपर्ड के बारे में, कहा गया कि अगर आप जंगल में आगे बढ़ते हुए एक एनिमल से मिलते हो और आपकी मुलाकात होती है जिसकी स्किन पे, पूरी स्किन पे एक स्पॉट, एक धब्बा फैला हुआ है, और जैसे वो आप पे अटैक करे आपको समझ में आ जाएगा कि ये लेपर्ड है, और चिल्लाने चीखने से कुछ फायदा नहीं होने वाला। इट विल डू नो गुड टू रोर विद पेन, ही विल लेफ्ट एंड लेफ्ट अगेन, LEP और LEP को LEAP और LEAP को यहाँ पे लेफ्ट एंड लेफ्ट लिखा गया राइमिंग और रिदम को मेंटेन करने के लिए। तो अगर थर्ड स्टैंजा में हम देखा लेपर्ड के बारे में बताया गया, और इसके राइमिंग स्कीम को अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट वन इज व्यू, सेकंड वन इज पीपर्ड, थर्ड वन इज अगेन व्यू, फोर्थ वन इज लेपर्ड, पेन अगेन। तो यहाँ देखिए व्यू साउंड सिमिलर टू यू, यानी फर्स्ट और थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड सिमिलर साउंड कर रहा है, सेकंड और फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड सिमिलर साउंड कर रहा है, पीपर्ड एंड लेपर्ड।
पेन एंड अगेन। फिफ्थ और सिक्स लाइन का जो साउंड वर्ड है वो भी सिमिलर साउंड करना है, तो अगेन इसका भी राइमिंग स्कीम सेम होगा, ए बी सी सी। ए फॉर व्यू, बी फॉर पीपर्ड, ए फॉर यू, तो व्यू यू, पीपर्ड लीपर्ड और पेन एंड अगेन। तो थर्ड स्टैंजा में हमें बताया गया इसके बारे में, लीपर्ड के बारे में। नाउ मूविंग टू द फोर्थ स्टैंजा व्हिच इज If when you are walking round your yard, अगर आप अपने घर के बाहर यार्ड पे वॉक कर रहे हैं, घूम रहे हैं, if when you are walking round your yard, you meet a creature there, और आपकी मुलाकात वहां एक और जानवर से हो जाती है, who hugs you very very hard, जो आपको देखते ही गले लगा ले। If when you are walking round your yard, you meet a creature there who hugs you, जो आपको गले लगा ले, तो ये है स्पेसिफिक, यानी कोई ऐसा जानवर जो आपको देखते ही गले लगा ले, who hugs you वेरी वेरी हार्ड, और गले भी कस के लगा है। बी श्योर इट इज अ बियर, सावधान हो जाओ और श्योर हो जाओ कि ये एक भालू है। बी श्योर इट इज अ बियर। इफ यू हैव एनी डाउट्स, अगर अभी भी तुम्हें यकीन ना हो, ही विल गिव यू वन मोर केयरस, वो तुम्हें एक और केयरस देगा। यानी बेसिकली भालू जब अपने शिकार को या अपने विक्टिम को पकड़ता है तो उसको गले लगाता है, और गले लगाकर बड़ी जोर से टाइटली हग कर लेता, और पीछे बैक को वो रब कर रहा होता, फिर बैक को वो सहला रहा होता। तो यही कहा गया कि जंगल के बाहर या घरों के बाहर अगर आप घूम रहे हैं और आपकी मुलाकात एक क्रिएचर से हो जाए जो आपको गले लगाए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो एक भालू। अगर इसकी राइमिंग स्कीम की बात करें तो यार्ड, देयर, हार्ड, बियर, डाउट एंड केयरस, है ना। तो ध्यान दीजिएगा आप यहाँ पे यार्ड और हार्ड, ये देखिए साउंड सिमिलर, यार्ड एंड हार्ड, देयर एंड बियर, एंड डाउट्स एंड केयरस, यानी अगेन यार्ड साउंड सिमिलर टू व्हाट, फर्स्ट टू थर्ड एंड सेकंड टू फोर्थ एंड फिफ्थ एंड सिक्स्थ साउंड सिमिलर। तो इसका भी राइमिंग स्कीम ए बी सी सी। तो हमने देखा फर्स्ट स्टैंजा में हमें एशियन लायन के बारे में बताया गया, सेकंड स्टैंजा में बंगाल टाइगर, थर्ड वन इज लेपर्ड एंड फोर्थ वन इज बेयर। नाउ मूविंग टू द फिफ्थ एंड सिक्स्थ स्टैंजा। अभी तक हमने चार स्टैंजा देख रखा है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल का। द फर्स्ट स्टैंजा में हमें बताया गया एशियन लायन के बारे में, second was about Bengal tiger, third one was about leopard, and the fourth one was bear. Now coming to the fifth stanza, though to distinguish bits of prey, a novice might nonplus. अगर distinguish का मतलब है फर्क करना, डिफरेंस करना, तो though to distinguish beasts of prey, वो जानवर जो शिकार करते हैं, शिकार वाले जानवर, beasts मतलब एनिमल, prey मतलब शिकार, तो though to distinguish beasts of prey, a novice might nonplus, है ना। तो अगर यहाँ पे ए नोविस माइट नॉन प्लस, नोविस का मतलब होता है न्यूली, नया नवेला या नौसिखिया जिसे हिंदी में कहते हैं। ए नोविस माइट नॉन प्लस यानी कि नया आदमी या जो उस दो जानवरों को नहीं जानता हो वो हक्का बक्का रह सकता है, वो थोड़ा चौंक सकता है। माइट नॉन प्लस, तो दो टू डिस्टिंग्विश बीट्स ऑफ प्रे, यानी अगर आपको शिकारी वाले जानवरों में फर्क करना हो तो नए नवेले आदमी थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है, थोड़ा हक्का बक्का हो सकता है। ए नोविस माइट नॉन प्लस, लेकिन ग्रामेटिकली ये लाइन गलत है, जबकि होना चाहिए ए नोविस माइट बी नॉन प्लस। यहाँ पे फिर राइटर ने एक गलती की है, उनको छूट दी गई जिसको पोएटिक लाइसेंस कहते हैं, उनके पास ये एक अधिकार, एक लाइसेंस है पोएटिक लाइसेंस, तो माइट बी नॉन प्लस होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने माइट नॉन प्लस लिखा है। क्यों? विल कम टू नो अबाउट दिस। तो देखते हैं क्यों लिखा उन्होंने। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना दस। तो यहाँ पे यही बोला गया कि अगर आपको शिकारी के जानवरों में फर्क करना हो तो नई नवेले इंसान भले ही हक्के बक्के हो सकते हैं, चौंक सकते हैं क्रोकोडाइल और हाइना में फर्क करने में। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना, दोनों ही एक जैसे आपको लग सकते हैं। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना 10। तो यहाँ पे देखिए अगर नॉन प्लस्ड होता तो इसका जो रिदम है वो 10 से नहीं मैच करता, इसीलिए इसको माइट नॉन प्लस लिखा गया। लेकिन अगर इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से देखा जाए तो माइट बी नॉन प्लस्ड होता, माइट बी नॉन प्लस, यहाँ पे ईडी लगा होना चाहिए, लेकिन अगर ईडी हो जाता तो नॉन प्लस्ड होता। और 10 और नॉन प्लस एक जैसा सिमिलर साउंड नहीं करता। रिदम बनाने के लिए, राइमिंग को रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए उन्होंने इसको गलतियां किया। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना 10, यानी हम अगर फर्क बताने के लिए बताया जाए कि क्रोकोडाइल और हाइना में क्या फर्क है, तो हाइनास कम विद मेरी स्माइल, अगर हाइना आप पर अटैक करते हैं तो वो बहुत ज्यादा हंसते हैं हैप्पी स्माइल के साथ, मेरी मतलब हैप्पी। हाइनास कम विद मेरी स्माइल, बहुत ज्यादा खिलखिलाएंगे और हंसकर आपके पास आएंगे। बट इफ दे वीप, लेकिन अगर वो आप पे अटैक करते वक्त रो रहा है, बट इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स, तो याद रखिए वो कौन है, वो क्रोकोडाइल्स है।
इसीलिए हम लोग मगरमच्छ के आंसू कहते हैं। क्यों? क्योंकि मगरमच्छ अपने शिकार को पकड़ते वक्त या जब उस पर अटैक करता है तो उसकी आंखों से आंसू निकल रहे, फेक स्माइल, फेक टीयर्स, एक नकली आंसू, इसीलिए मगरमच्छ के आंसू कहते हैं। तो अगर वो रो रहा है तो वो क्रोकोडाइल है, लेकिन अगर वो हंस रहा है तो वो हाइनाज है। और इस स्टैंजा में यही बताया गया कि क्रोकोडाइल और हाइना में क्या से फर्क बताना है। राइमिंग स्कीम की बात करें तो यानी कि पहला वर्ड है प्रे एंड द थर्ड लाइन में मे, तो प्रे एंड मे साउंड सिमिलर, नॉन प्लस एंड दस साउंड सिमिलर, स्माइल एंड क्रोकोडाइल साउंड सिमिलर। तो अगेन इसका राइमिंग स्कीम है ए बी सी सी, ये है इस स्टैंजा का राइमिंग स्कीम। नाउ मूविंग टू द लास्ट स्टैंजा व्हिच इज द सिक्स्थ वन, द ट्रू चमेलियन इज स्मॉल। इसमें शायद चमेलियन के बारे में बताया, क्योंकि देख लीजिए पहला ही लाइन चमेलियन पर, द ट्रू चमेलियन इज स्मॉल। अगर हम हकीकत और रियल चमेलियन की बात करें तो वो बहुत छोटा होता है, गिरगिट जिसे हिंदी में कहते हैं। द ट्रू चमेलियन इज स्मॉल, ए लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, बल्कि एक छिपकली के समान, ए लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, ही हैज नॉट एनी ईयर्स एट ऑल, और उस ट्रू चमेलियन के कोई भी कान नहीं होते हैं, एंड नॉट अ सिंगल विंग, और ना ही एक पंख होते हैं। तो यही बोला गया कि ट्रू चमेलियन बहुत छोटा होता है, ए लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग यानी अ काइंड ऑफ अ लिजर्ड, सिमिलर टू अ लिजर्ड, छिपकली के समान, ही हैज नॉट एनी ईयर्स एट ऑल, कोई भी कान नहीं होते हैं, एंड नॉट अ सिंगल विंग, और ना ही कोई पंख होता है। If there is nothing on the tree, अगर पेड़ पे कुछ भी नहीं है, this is the chameleon you see. It means कि पेड़ों का रंग हरा होता है और फिर भी उस पे वो चमेलियन आपको नहीं दिख रहा, it means उसने अपने कलर को चेंज कर लिया है और वो भी हरे रंग का हो गया। तो पेड़ भी हरा, चमेलियन भी हरा, और आप उसे नहीं देख पाते। इसीलिए हम लोग अक्सर कहते हैं कि गिरगिट रंग बदलता है, यानी चमेलियन अपने रंग बदलता है। तो इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, अगर पेड़ पर कुछ भी नहीं है तो दिस इज द चमेलियन यू सी। वो कौन है? वो चमेलियन है जो आपको नहीं दिख रहा। अगेन यहाँ पे देखिए टेस्ट, इसको दिस इज बोला गया, ये भी पोएटिक लाइसेंस है जो राइटर को दिया गया है। दिस इज, इट आल्सो मींस दिस इज द चमेलियन यू सी। और अगर हम राइमिंग स्कीम की बात करें इस पोएम की, तो स्मॉल इज साउंड सिमिलर टू ऑल, थिंग, विंग, ट्री एंड सी। तो ऑल आई कैन सी कि इसका भी राइमिंग स्कीम है ए बी सी, यानी इन सारे पोएम में हर स्टैंजा का राइमिंग स्कीम सेम है, ए बी सी। कहीं कहीं पे पोएटिक लाइसेंस का यूज किया गया, जैसे कि टिस, दिस इज को, ट्वेल, इससे लास्ट स्टैंजा हम देखा था, यानी इट विल। तो आई होप आपको ये पोएम समझ में आया होगा, है ना। और इस तरीके से मैंने कई अच्छे तरीके से समझाया भी है, डिस्क्रिप्शन में कई क्वेश्चंस भी डाल दूंगा। आई होप आप उस क्वेश्चन को जरूर बनाएंगे। तो कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।